जी तो अज़ीज़ बच्चों, हमारे लेक्चर का दूसरा हिस्सा जो है वो तफ़हीम इबारत पर मुश्तमिल है और आज हम लोग तफ़हीम इबारत नंबर 3 हल करेंगे। तफ़हीम इबारत नंबर 3 बेटे जो है ये मिर्ज़ा गालिब के मुतल्लक़ है, मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी के मुतल्लक़। आम तौर पर बेटे आप लोग जानते हैं 9th क्लास में के अंदर खुसूसी तौर पर आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कि ख़तूत के मख़सूस हिस्से होते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि तारीख़ लिखी मकाम रवानगी लिखा जाता है, उसके बाद तारीख़ लिखी जाती है, फिर इसी तरह अलक़ाब व आदाब और इसी तरह नफ्स मज़मून की तरफ आते हैं हम लोग, फिर आखिर पे दुआया कालिमात होते हैं, उसके बाद फिर इख्तितामिया की तरफ चलते हैं वस्सलाम वगैरह लिख कर। ठीक है जी। तो एक ख़ास तरतीब जो है वो ख़त लिखने की बताई जाती है, हमें समझाई जाती है, हम लोग सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो बयान किया गया है कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो इस तरतीब का बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखते थे। मिर्ज़ा गालिब ने खतूत के अंदर अपनी अलग से एक राह निकाली है। ठीक है जी, कि वो ऐसा भी नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें लिखते नहीं हैं, लिखते सब कुछ ही थे। तारीख़ भी लिखते थे, मकाम रवानगी भी लिखते हैं, ठीक है, सलाम दुआ भी लिखते हैं, अलक़ाब भी होते हैं। ठीक है जी। लेकिन वो सारी चीज़ें लिखने के बावजूद ये जो तरतीब मखसूस हमें बताई जाती है, बयान की जाती है, उस तरतीब को वो रवा नहीं रखते थे। तो उन्होंने अपना एक ख़ास अंदाज़ जो है वो खतूत नवीसी के अंदर मुतारफ़ करवाया। ठीक है जी। और ये खतूत नवीसी के अंदर उनका नया अंदाज़ जो मुतारफ़ करवाना है ये उन्हीं की खुसूसियत है। ठीक है जी। तो आइए बेटे इबारत देखिए, इबारत के अंदर क्या कहा जाता है, इस इबारत को बग़ौर सुनिए, समझिए और इसके अंदर इसके बाद हम लोग आगे सवालात जो आगे पेश किए जा रहे हैं उन सवालात के जवाबात भी हल करेंगे। तो देखिए इबारत के अंदर क्या कहा जा रहा है। गालिब ने अलक़ाब व आदाब, मिजाज पुरसी और खैरियत निगारी का कदीम दस्तूर, पुराना दस्तूर गालिब ने ख़त के अंदर, किस चीज़ के अंदर, खतूत के अंदर, मकतूब निगारी के अंदर कहा जा रहा है गालिब ने अलक़ाब व आदाब, मिजाज पुरसी और खैरियत निगारी का कदीम दस्तूर, पुराना दस्तूर जिससे सर मुँह तजावज़ करना रवा ना रखा जाता था, बिल्कुल तर्क कर दिया। सर मुँह बेटे कहा जाता है बाल को, मतलब बाल के बिल्कुल सिरे से जितना भी रत्ती बराबर थोड़ा सा भी तजावुज़ करना जो है वो आम तौर पर इसको रवा नहीं रखा जाता, अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है जी, कि इस जो उसूल बताए जाते हैं उससे हट कर लिखा जाए। तो कहा जा रहा है जी गालिब ने अलक़ाब आदाब, मिजाज पुरसी और खैरियत निगारी का कदीम दस्तूर जिससे सर मुँह तजावज़ करना रवा ना रखा जाता था, बिल्कुल तर्क कर दिया। कि मिर्ज़ा गालिब ने वो अंदाज़ जो है बिल्कुल छोड़ दिया, तर्क कर दिया। ये बात नहीं कि ये बातें लिखते ही ना थे, कहा जा रहा है जी कि ये बात नहीं कि ये बातें लिखते ही ना थे, मगर उनके कायदों और उनकी तरतीब के पाबंद ना थे। यानी लिखते तो थे लेकिन ये सारी चीज़ें लिखते थे, अलक़ाब आदाब भी लिखते थे, मिजाज पुरसी भी लिखते थे, खैरियत निगारी भी होती थी, तारीख़ भी दर्ज करते थे, लेकिन कहते जी मगर इनके कायदों और इनकी तरतीब के पाबंद ना थे। अलक़ाब आदाब बिल्कुल छोड़ देते। कभी तो कहते जी ऐसा भी होता कि अलक़ाब आदाब बिल्कुल छोड़ देते और अव्वल सतर से मज़मून शुरू कर देते थे। कभी लिखते थे तो नए मुख्तसर मौजू अलक़ाब लिखते थे, मसलन किसी को लिखते वक्त कह दिया मियाँ। ठीक है जी। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बेटे जो अल्फाज आ रहे हैं ये उनके अलक़ाब हैं मुख्तलिफ़ हज़रात को दिए हुए। तो कभी कहते हैं जी ख़त उन्होंने शुरू किया तो किस लफ्ज़ से शुरू किया, मियाँ, किसी को मुखातब करने के लिए। इसी तरह बरखुरदार किसी को कह दिया, इसी की तरह किसी को कहा बंदा परवर। इसी तरह बाज़ को के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया महाराज, पीरो मुर्शद, भाई साहब। इससे ज़्यादा लिखा तो क्या किस तरह मुखातब करते, मेरी जान के चैन मियाँ सरफराज हुसैन, इस तरह भी मुखातब कर देते थे। मेरे मेहरबान, मेरी जान, मिर्ज़ा तफ्ता सुखनदान, ये भी अंदाज़ था मुखातब करने का। तो कभी कहते हैं जी इन अंदाज़ के अंदर अपनाते और कभी ये सब गायब और ख़त इस तरह से शुरू करते, किस तरह, साहिब तुम क्या चाहते हो, यानी कि किस वक़्त, जिस वक़्त गुस्से की कैफियत हो या जवाब देना जल्द लेना मतलूब हो, मुतवज्जे करना मतलूब हो, तो डायरेक्ट कैसे ख़त को शुरू करते, साहिब तुम क्या चाहते हो, या मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने। ठीक है। इसी तरह दुआ, सलाम और अपना नाम और तारीख़ तहरीर लिखने में भी कोई पाबंदी ना थी। ये थी बेटे इबारत, और इस इबारत का कुछ नमूना मिर्ज़ा गालिब के खतूत का आप लोग
आपका जो टेक्स्ट बुक है इसमें सेकंड लास्ट चैप्टर जो है वो भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, मिर्ज़ा गालिब के खतूत का वहाँ पर कुछ नमूने दिए गए हैं। खैर वो वहाँ पर पढ़ेंगे, उसके भी टॉपिक यही है। तो यहाँ पर बेटे ये जो इबारत आप लोगों ने पढ़ी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आइए इसके सवालात की तरफ चलते हैं। तो सवालात के अंदर बेटे सबसे पहला जो सवाल दिया है, आपके ख़्याल में ख़त के ज़रूरी अज्जा क्या हैं। सवाल क्या है, आपके ख़्याल में पूछा गया है कि ख़त के ज़रूरी अज्जा जो हैं वो क्या हैं। तो बेटे हम लोग वही अज्जा लिखेंगे जो हम लोगों को सिखाए जा चुके हैं, यानी मकाम रवानगी। तो आप लिखेंगे जी मेरे ख़्याल में ख़त के ज़रूरी अज्जा दर्ज झैल हैं। नंबर 1 है जी मकाम रवानगी। फिर आप लिख देंगे जी अलकाब व आदाब, ख़त का मज़मून, इख्तिताम मकतूब, मकतूब निगार का नाम, मकतूब इलैह का पता। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप तहरीर कर देंगे जवाब के अंदर। क्या है जी, मकाम रवानगी, अलकाब व आदाब, नफ्स मज़मून, इसी तरह दुआया कालिमात, इख्तिताम मकतूब। तो ये सारी चीज़ें आपके ख़्याल में ख़त के ज़रूरी हिस्से हैं। ठीक है जी, और इसी के मुताबिक हम लोग तहरीर करते हैं ख़त को। आगे बेटे सवाल नंबर है 2, आपने गालिब के ख़त पढ़े हैं, इनकी ज़ुबान कैसी है। क्या आपने गालिब के खतूत पढ़े हैं, उनकी ज़ुबान कैसी है। 9th क्लास के अंदर जिस वक्त खतूत बेटे पढ़ना शुरू किए गए थे, तो उर्दू कवायद व इंशा के अंदर खतूत के से शुरू करने से पहले नमूने के कुछ खतूत जो है वो मिर्ज़ा गालिब के दिए गए थे, उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि आपने गालिब के ख़त पढ़े हैं, उनकी ज़ुबान कैसी है। इसी तरह 10th क्लास के अंदर भी जो मैंने अभी ज़िक्र किया कि सेकंड लास्ट चैप्टर जो है आपकी बुक का, वो भी मिर्ज़ा गालिब के खतूत पर है। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है जी आपने गालिब के ख़त पढ़े हैं, इनकी ज़ुबान कैसी है। तो इसका जवाब बेटे आप क्या देंगे जी, तो आप इसका जवाब देंगे मेरे ख़्याल में मिर्ज़ा गालिब के खतूत उनको उर्दू नसर में ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने खतूत में सादा बयानी और मुकालमाती अंदाज़ को मुतारफ़ करवाया, इसलिए मिर्ज़ा के खतूत को जदीद उर्दू ज़ुबान की बुनियाद करार दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये था बेटे सवाल का इबारत का दूसरा सवाल। आइए आगे इबारत के तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है जी। तो बेटे सवाल नंबर 3 है, हामिद हसन कादरी ने गालिब की मकतूब निगारी की जो खसूसियत बताई है उनका ख़ुलासा लिखिए। यानी बेटे आपको यहाँ से इस सवाल से ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो इबारत हम लोग अभी पढ़ कर आए हैं ये किसकी तहरीर करता है, हामिद हसन कादरी की। तो सवाल भी यही किया गया है, हामिद हसन कादरी ने गालिब की मकतूब निगारी की जो खसूसियत बताई है उनका ख़ुलासा लिखिए कि वो क्या खसूसियात थी। तो आप बेटे जवाब के अंदर लिखेंगे जी कि हामिद हसन कादरी ने मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी की जो खसूसियात बताई हैं उनमें कुछ खसूसियात दर्जा झैल हैं। नंबर शुमार की सूरत में भी आप लिख सकते हैं और इबारत की शक्ल के अंदर भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ की सूरत में। तो नंबर 1 है जी, वो ख़त लिखते वक्त तहरीरी अंदाज़ ऐसा अपनाते हैं गोया दो अफराद रूबरू बैठे महव गुफ्तगू हैं, ऐसा लगता है जैसे दो लोग आपस में गुफ्तगू बैठ के कर रहे हैं। नंबर 2 जो है, उन्होंने इंशा पुरदाजी की बजाय सलामत रवानी को खतूत में जगह दी। इसी तरह नंबर 3 क्या है जी, ख़त के अंदर मुकालमाती अंदाज़ को दाखिल करके खूबसूरत अंदाज़ अता किया। इसी तरह चौथी चीज़ क्या है, खतूत के अंदर रोज़मर्रा और मुहावराती अंदाज़ को शामिल करके खूबसूरती अता की है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गालिब के खतूत की खसूसियात हैं जो हामिद हसन कादरी ने बयान की हैं। आगे बेटे सवाल नंबर है 4, कदीम दस्तूर मकतूब निगारी क्या था। तो कदीम दस्तूर मकतूब निगारी में दर्ज झैल बातों को ख़ास अहमियत थी, यानी अलकाब व अदाब जो है वो उनका ख्याल रखा जाता था और तवील और मुश्किल अल्फाज ज़ुबान इस्तेमाल किए जाते थे। ख़ास तौर पर जो है वो ख़ास तर्ज़ उसलूब को अपनाया जाता था। भारी भरकम मुहावरात और ज़रबुल अमसाल का कसरत से इस्तेमाल किया जाता था। आखिरी सवाल है बेटे, ख़त क्यों लिखा जाता है। तो एक दूसरे के हालात से आगाही के लिए ख़त लिखा जाता है, इसलिए इसे आधी मुलाकात भी कहा जाता है। ठीक है बेटे, ये थे बेटे तफ़हीम इबारत नंबर 3। आप लोगों ने बेटे इसको अच्छे अंदाज में इबारत को समझना है और अपने तौर पर भी इसके सवालात के जवाबात हल करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, इसके लिए आप शरह सरमाया से भी हेल्प ले सकते हैं।
اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔